हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे। और भी आप सब लोग कैसे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे सभी प्यारे साथी, प्यारे दोस्त कि आप लोग सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है भैया सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है भैया, वैकेंसी को देखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ये जो क्लास है भैया यूपी पुलिस की, आपका भैया जो जीएस है इसमें आपका बिहार पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, आप कहीं के लिए भी आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी यूपी पुलिस की क्लास देख रहे हैं सभी एग्जाम आपके सामने है भैया। दिल्ली पुलिस का भी पेपर है, एमपी पुलिस की वैकेंसी भी आ गई है और भैया क्या है आपका बिहार पुलिस भी है, उत्तर प्रदेश लगने वाली है। कितनी भैया? 52,699 पर। ठीक है, तो भैया लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। देखिए भैया, ये हमारा क्या है शेड्यूल है डेली का। रीजनिंग आपको 8 बजे मिल जाएगी। रीजनिंग भैया आपको कितने बजे मिलती है? 8 बजे। रीजनिंग भैया आपको कितने बजे मिल जाएगी? 8 बजे आपको भैया डेली रीजनिंग मिल जाएगी। उसके बाद ये मैथ आपको मिलता है कितना? 9 बजे। हिंदी आपका सुबह 7 बजे मिल जाता है और जीएस भैया सुबह 8 बजे। ठीक है, तो आप लोग भैया सुबह 8 बजे तैयार रहा करिए जीएस की क्लास के लिए। चलिए आज के क्वेश्चन में चलते हैं भैया। ये रहा भैया आज का पहला क्वेश्चन। ये भैया क्या है आज का पहला क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया है? जो भैया चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष से पराजित किया है? ऑप्शन क्या है भैया आपका? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या है? 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या किया? पराजित किया है। थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लीजिए भैया। चंद्रगुप्त मौर्य भैया कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ये भैया क्या है? मौर्य वंश जो भी है, मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के क्या भी है? संस्थापक हैं। मौर्य वंश के क्या भी है? संस्थापक हैं। मौर्य वंश के क्या है? संस्थापक। मौर्य वंश के क्या है भैया? ये तो संस्थापक हैं, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। मौर्य वंश के क्या है भैया? संस्थापक। कौन है भैया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है भैया, अगर कहे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है भैया 345 बीसी। बीसी मतलब क्या है भैया? ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ये भैया राजगद्दी पे कब बैठते हैं? बताएंगे प्यारे साथी, राजगद्दी पे कब बैठते हैं? तो कब बैठते हैं? 322 बीसी में। राजगद्दी पे कब बैठते हैं चंद्रगुप्त मौर्य? तो 322 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखेंगे भैया, ये डेट आप ध्यान रखेंगे। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? राजगद्दी पे बैठते हैं और भैया इनकी मृत्यु हो जाती है। एक बात सभी प्यारे साथी बता देंगे इनकी मृत्यु कब होती है। उसी समय जब इनकी मृत्यु होती है तो उनका पुत्र कौन? बिंदुसार 298 ईस्वी में। कब भैया? 298 ईस्वी में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजगद्दी पे कौन आ जाता है? तो बिंदुसार आ जाता है। इन्हें भैया अन्य नाम से क्या क्या जानते हैं? एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। क्या कहते हैं? एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस। इनको भैया उपनाम क्या है? सेंड्रोकोट्स। इन्हें क्या कहते हैं? सेंड्रोकोट्स कहते हैं। और भैया अन्य नाम क्या है इनका? एंड्रोकोट्स। क्या है? तो एंड्रोकोट्स। ये भी आप ध्यान रखेंगे, एंड्रोकोट्स। काफी एग्जाम में पूछा गया है कि एंड्रोकोट्स भैया किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। और भैया सेंड्रोकोट्स किसका नाम है? तो इन्हीं का नाम है। इन्हें क्या कहते हैं भैया? भारत का मुक्तिदाता। अगर के भैया भारत का मुक्तिदाता किस शासक को कहते हैं? तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। ये आप भैया लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। भारत का मुक्तिदाता क्या है भैया? इन्हें क्या कहते हैं? भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। किसे भैया कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं भारत का मुक्तिदाता। ठीक है, देखिए यहाँ आप लिखा है भैया कौन सा? सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम लिखा है? सेल्यूकस निकेटर। थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए। कौन भैया? तो सेल्यूकस निकेटर। पूरा नाम क्या है सेल्यूकस का? तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। जब इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया तो सेल्यूकस निकेटर को भैया 4 प्रांत देने पड़े। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन कौन सा प्रांत दिया इन्होंने? हेरात। कौन का भैया? एक प्रांत दिया हेरात। और भैया क्या दिया? मकरान। हेरात, मकरान, काबुल और कांधार। क्या कह दिया? काबुल भी देना पड़ा इसको और कांधार। और भैया कौन सा है? कांधार। तो भैया आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। सेल्यूकस निकेटर पराजय के फलस्वरूप भैया 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को उसको देना पड़ता है। कौन कौन से? हेरात, मकरान, काबुल और कांधार। ठीक है, अब देखिए भैया जो सेल्यूकस निकेटर है, कौन भैया? जो सेल्यूकस निकेटर है इसका ही एक राजदूत है। कौन है? इसका ही एक राजदूत है। उसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। इसी का भैया क्या है? राजदूत। याद रखेंगे, इसी का राजदूत है जिसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भैया मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। मेगास्थनीज की बुक भैया कौन सी है? इंडिका। इसने भैया कौन सी बुक लिखा है? तो इंडिका नामक बुक इसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है। और आपसे पूछा जाता है भैया इंडिका बुक जो इसने लिखा है इसमें किसका वर्णन है? तो भैया जो इसने इंडिका बुक लिखा है इसमें आपका पाटलिपुत्र, जो भी आपका पाटलिपुत्र है उसका वर्णन है।
पाटलिपुत्र का वर्णन किसमें है? तो इंडिका में है। बताएंगे प्यारे साथी, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? उदयन ने। किसने किया है भैया? तो उदयन ने क्या किया है? पाटलिपुत्र की स्थापना की है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। जो भी आपका बिहार में जो पटना है उसका वर्तमान नाम पाटलिपुत्र का क्या हो गया है? पटना। प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज की रचना कौन सी है भैया? इंडिका। ध्यान रखेंगे किसका भैया राजदूत है? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत है। किसका भैया? सेलुकस निकेटर का राजदूत है। देखिए भैया, सेलुकस निकेटर की भैया पुत्री थी, कौन सी? कार्नेलिया। क्या नाम था उसका? कार्नेलिया। कार्नेलिया, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या था भैया? कार्नेलिया। कार्नेलिया भैया, इसका विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से। भैया कार्नेलिया का विवाह किससे किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। जब इनकी मृत्यु होती है 298 ईस्वी में, तो भैया गद्दी पे कौन बैठता है? बिंदुसार बैठता है। उसमें भैया कौन बैठता है? तो बिंदुसार बैठता है। कौन बैठता है? बिंदुसार बैठता है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इतनी बातें हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, इसके लेना है तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, हो गया। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, किसके भैया? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई। क्या हो गई? गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य, खाली स्थान है, आपको बताना है कि भैया किसको सौंप दिया गया है? शिष्य को सौंप दिया गया। ऑप्शन क्या है आपका? रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह और भैया कौन है? जुझारू सिंह। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंदा बहादुर। क्या हो जाएगा भैया? बंदा बहादुर। क्या नाम हो जाएगा? तो बंदा बहादुर। देखिए भैया क्या नाम हो जाएगा? बंदा बहादुर। ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए भैया गुरु गोविंद सिंह, सिखों के भैया टोटल 10 गुरु हुए हैं। सिखों के भैया जो सिख हैं भैया, इनके टोटल कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु हुए हैं? तो 10 गुरु हुए। ठीक है, सिखों के भैया कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। ये आप ध्यान रखेंगे। जिसमें भैया पहले गुरु कौन थे? अगर आपसे हम पूछ लें भैया फर्स्ट गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव। कौन थे भैया? गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव क्या थे? सिखों के क्या थे भैया? फर्स्ट गुरु हैं। देखिए इसमें से जो फेमस गुरु हैं, बहुत बार पूछता है आपको, जैसे भैया सिखों के चौथे गुरु पूछता है भैया, सिखों के चौथे गुरु कौन है? गुरु रामदास। कौन है भैया? गुरु रामदास। गुरु रामदास, इनको भैया अकबर बहुत मानता था। किसको भैया? गुरु रामदास को। गुरु रामदास को भैया अकबर बहुत मानता था, इसने भैया गुरु रामदास को जमीन दी थी। अमृतसर जो सरोवर बना है, गुरु रामदास को अकबर ने जमीन दी थी, जो भैया अमृतसर सरोवर है उसका निर्माण करने के लिए। ठीक है, बताएंगे भैया इसके भैया 5वें गुरु कौन है? सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। सब जानते होंगे भैया, गुरु अर्जुन देव सिखों के क्या भैया? 5वें गुरु हैं। और भैया क्या पूछा जाता है आपसे? सिखों के 9वें गुरु कौन है? कौन है भैया? सिखों के 9वें गुरु बताएंगे कौन है? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। क्या नाम है? गुरु तेग बहादुर। और भैया 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। भैया सबसे नवीनतम गुरु कौन थे? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है भैया? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ये भैया क्या है? 10वें गुरु हैं। इन्होंने कहा था भैया कि अब इनके बाद कोई गुरु नहीं होगा। इन्होंने बताया भैया कि अब जो है इनके बाद गुरु का पद जो है क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसके इनके गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या हो गया? कोई गुरु नहीं बनेगा। ठीक है, किसमें भैया? सिखों में। सिखों में टोटल कितने गुरु हुए हैं? तो 10 गुरु हुए। फर्स्ट गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। चौथे कौन है भैया? गुरु रामदास। 5वें कौन है? गुरु अर्जुन देव। 9वें गुरु कौन है भैया? गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु कौन भैया? गुरु गोविंद सिंह। देखिए भैया जो इनके विश्वसनीय शिष्य थे, क्या नाम था? बंदा बहादुर। भैया गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? तो बंदा बहादुर ने किया। बताएंगे भैया बंदा बहादुर की हत्या किसने करवा दी? बंदा बहादुर, जो भैया बंदा बहादुर है जिसने क्या किया? सिखों का नेतृत्व किया था, इसकी हत्या किसने करवा दी? फर्रुखसियर। एक भैया शासक आपका आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, इसने क्या किया भैया? फर्रुखसियर ने क्या किया? बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। देखिए फर्रुखसियर को उपाधि दी जाती है घृणित कायर। फर्रुखसियर को क्या कहते हैं भैया? घृणित कायर। इसे क्या कहते हैं? घृणित कायर। क्या कहते हैं? घृणित कायर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? रक्त पिपासु। इसे ही क्या नाम दिया गया? रक्त पिपासु। रक्त पिपासु किसे कहते हैं? तो फर्रुखसियर को कहते हैं। घृणित कायर पूछे आपसे भैया किसे कहते हैं? तो भी किसे कहते हैं? फर्रुखसियर को कहते हैं। ये भैया आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित घटनाओं को कालक्रम, मतलब भैया काल के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें कि भैया कौन सी घटना कालक्रम, मतलब समय बताना है कि कौन सी घटना कब हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई है। ठीक है, तो सभी घटनाओं का आप लोग भैया क्रम बताएंगे हमको फटाफट से कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, उसके बाद हमको आंसर दीजिए भैया। देखिए अगर कहें मीर जाफर की मृत्यु कब हुई है? मीर जाफर की मृत्यु कब हुई भैया? तो 5 फरवरी 1964।
5 फरवरी 1964 को किसकी मृत्यु होती है? मीर जाफर की मृत्यु होती है। उसके बाद भैया क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है बक्सर का युद्ध? बताएंगे हमको कब होता है बक्सर का युद्ध भैया? कब होता है? 22 अक्टूबर। बक्सर का युद्ध भैया 22 अक्टूबर 1764। 1900 कहाँ से लिख दें? ये भैया क्या है? 1764 है आपका, ये आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा गलती हो गया। देखिए ये क्या है आपका? 1764 है। क्या कौन सा सन है भैया आपका? तो 1764। 1764 में क्या हुआ? 1764 में क्या हुआ? मीर जाफर की मृत्यु। 5 फरवरी 1764 को मीर जाफर की मृत्यु होती है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1700। ये भी डेट कौन सा भी है? 1700 है। कौन सा है भैया आपका? तो 1700 है। ठीक है, कब हुआ? तो 1764 में। देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की 2 संधियां हुई हैं। एक भैया का 12 अगस्त, एक आपका भैया 12 अगस्त, और भैया कब? 16 अगस्त। 12 अगस्त 16 अगस्त 1765। भैया इलाहाबाद की 2 संधियां हुई हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी भैया बताएंगे, ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ है? जो भी आपका ब्लैक होल ट्रेजेडी है ये कब हुआ है? 20 जून 1756 को हुआ है। कब हुआ है भैया? 20 जून 1756 को हुआ है। 20 जून 1756 को क्या हुआ? आपकी ब्लैक होल ट्रेजेडी मतलब क्या है? ब्लैक होल घटना भैया किसके शासनकाल में हुआ है? किसके शासनकाल में भैया? तो सिराजुद्दौला। किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में क्या हुआ है? ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल घटना हुआ है। ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ था? इसमें काफी अंग्रेजों को भैया एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। किसमें भैया? काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। उसमें से भैया एक अंग्रेज बच गया था, उसका नाम क्या था? हालवेल। उसका एक नाम था क्या भैया? हालवेल। हालवेल इसने भैया एक बुक लिखी थी। कौन भैया? ए लाइफ ऑफ वंडर। ए लाइफ ऑफ वंडर। ए लाइफ ऑफ वंडर। कौन सी बुक भैया? ए लाइफ ऑफ वंडर। इसमें भैया इन्होंने चर्चा किया किसका? ब्लैक होल ट्रेजेडी का। तो भैया कब? 20 जून 1764। किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। बताएंगे भैया। क्लायू प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति कब होती है भैया? मतलब ये कितने समय तक रहा? तो भैया ये 1757 से 60 तक रहा। ठीक है, 1757 से कब तक रहा? 60 तक रहा है। 1757 से 1760 तक रहा है। ठीक है, तो आप इसमें से आंसर मिला लेंगे भैया, कौन सा कूट आपका सही हो जाएगा। देखिए मीर जाफर की मृत्यु सबसे पहले होती है, सॉरी कब होती है? देखिए पहले क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। कौन सा भैया? पहला। इसमें से आप आंसर मिलाएंगे भैया, आपका कौन सा हो जाएगा? 1764। और भैया क्या है? 22 अक्टूबर 1764 ये हो गया। 12 अगस्त 16 अगस्त 1765 में हो गया। 20 जून 1700 कितना भैया? 1757। और भैया क्या हो जाएगा? 57 और 60। कब कौन रहा भैया? क्लायू रहा। आप कूट में से देख के आंसर दे लेंगे। चलिए भैया देखिए ये क्या है भैया? चौथा क्वेश्चन आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के भैया संस्थापक कौन है? कौन सी संस्था है आपका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो आंसर क्या है भैया? सर विलियम जोन्स। और कौन है भैया? विलिकिंस, मैक्स मूलर और जेम्स प्रिंसेप। तो बताएंगे भैया इसकी स्थापना किसने किया है? इसकी स्थापना किसने किया हमको बताएंगे भैया आप। मैक्स मूलर ने किया है, सर विलियम जोन्स ने किया है कि किसने किया है? तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर विलियम जोन्स। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सर विलियम जोन्स ने किया है। किसने किया है? सर विलियम जोन्स ने किया है। देखिए यहाँ आपने भैया एक नाम दिख रहा है मैक्स मूलर। देखिए भैया मैक्स मूलर एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या बताया था? जो भैया आपके आर्य हैं, जो आपके भैया आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। आर्य कहाँ से आए हैं? तो मध्य एशिया से आए हैं। यही भैया क्या था आपका? सर्वमान्य मत था। यही क्या था इनका? तो सर्वमान्य मत यही माना जाता है। क्या था भैया? सर्वमान्य मत था इनका। ठीक है, क्या बताएं कि जो भैया आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। बताएंगे भैया हमको आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का मतलब ये अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ क्या होता है भैया? आर्य का मतलब क्या होता है? जो आपके कुलीन है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ अगर भी पूछे तो क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। बताएंगे भैया श्रेष्ठ या कुलीन। जो ऊंचे कुल का वही क्या है? आर्य है। आर्य कहाँ से आए थे भैया? मध्य एशिया से आए। किसने कहा है? तो मैक्स मूलर ने ही बताया है। ठीक है, देखिए भैया आर्य की जो सभ्यता है बताएंगे कैसी थी? जो आर्य थे उनकी भैया सभ्यता कैसी थी? नगरी थी या ग्रामीण? देखिए जो इससे पहले की जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी भैया वो नगरी सभ्यता थी। लेकिन भैया जो उसके बाद सभ्यता आई आर्य भैया, इनकी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, आर्य भैया कौन से युग में आते? जैसे देखिए सिंधुकालीन सभ्यता हुई, उसके बाद कौन सी? वैदिक सभ्यता। तो भैया आर्य लोग इनको भैया वैदिक सभ्यता का निर्माता कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता का निर्माता। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? तो आर्य हैं। वैदिक सभ्यता का निर्माता भैया, वैदिक सभ्यता का निर्माता किसे कहते हैं? आर्यों को कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपका वैदिक काल है। 2 काल है इसके। एक आपका क्या है? ऋग वैदिक काल है। दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल है। एक आपका क्या है भैया? ऋग वैदिक काल। कौन सा काल है? एक आपका ऋग वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल कौन सा भैया?
ऋग वैदिक काल है, और भैया क्या है आपका, तो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ये आप ध्यान रखेंगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जब का वैदिक सभ्यता भैया कितने, भैया इसके कितने काल हैं, तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में भैया ऋग्वेद की रचना होती है। ऋग वैदिक काल में किसकी रचना हुई है, ऋग्वेद की रचना हुई है। जब का भैया ऋग्वेद है, किसकी भैया, ऋग्वेद की रचना किस में होती है, ऋग वैदिक काल में होती है। बाकी जो भैया 4 वेद हैं, 4 में से एक की रचना कब हो गई, ऋग्वैदिक काल में होगी। बाकी उत्तर वैदिक काल में तीनों की रचना होती है। जैसे भी आपका सामवेद हो गया, कौन सा भैया, सामवेद, और कौन सा बच रहा है आपका, यजुर्वेद, कौन सा है, सामवेद, और भैया कौन सा है, यजुर्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद हो गया आपका, और भैया कौन सा है, अथर्ववेद, और कौन सा है, अथर्ववेद। इन तीनों को भैया कब लिखा गया, तो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया। बाकी भैया ऋग्वेद को किस में लिखा गया है, तो ऋग्वैदिक काल में लिखा गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक नाम दिख रहा है भैया, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, ये भैया कौन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप नहीं पढ़ा था। इन्होंने क्या किया भैया, अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक ने भैया जो शिलालेख लिखवाए थे, जो शिलालेख लिखवाए थे, अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा। अशोक के शिलालेख को क्या किया भैया, इसने पहली बार पढ़ा, पहली बार पढ़ा। और भैया पूछा जाता है कब पढ़ा था, तो भैया सर बताएंगे कब, 1837 में। कब पढ़ा था, तो 1837 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आर्य कहाँ से आए हैं भैया, मध्य एशिया से आए हैं। आर्य कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। किसने कहा है, मैक्स मूलर ने कहा है। क्वेश्चन आपका क्या था भैया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की है, तो सर विलियम जोन्स। क्या नाम है, सर विलियम जोन्स। ये ध्यान रखेंगे भैया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हो गया, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या भैया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, क्या है, जन्म और मृत्यु दोनों पूछा है। देखिए इसमें क्या पूछा भैया, बी आर अम्बेडकर का जन्म भी पूछा है आपसे, मृत्यु भी पूछा है, कब हुआ था। देखिए 1886 में, ये भैया इधर क्या है जन्म और इधर क्या है भैया मृत्यु। तो भैया क्या 1886 जन्म और भैया मृत्यु कब हुई 1951 में। ऑप्शन भी क्या है 1891 और 1891 1956, 1877 1961, 1889 और 1961। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे हमको। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भैया भीमराव अम्बेडकर जी, इनका जन्म कब हुआ 1891 में और मृत्यु कब हुई 1956 में। तो भैया इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। भीमराव अम्बेडकर, क्या नाम भैया अपने आप में क्या है, एक बड़ा नाम है भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए भैया इनका जन्म अगर आपसे पूछे कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ है, तो 1891 में हुआ है। भैया इनका जन्म कब हुआ 1891 में हुआ है। इनकी भैया मृत्यु कब हुई है, तो इनकी भैया मृत्यु कब हुई है, तो 1956 में। मृत्यु कब हुई है, तो 1956 में। जन्म कब हुआ है, तो 1891 में। दोनों बातें भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपसे, याद रखेंगे। चलिए इन्होंने भैया आर्टिकल 32 के, आर्टिकल जो भी आपका 32 है, कौन सा भैया आपका आर्टिकल जो आपका 32 है भैया, इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा। अगर कहे भैया आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। देखिए इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा। क्या कहा भैया, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। और भैया आर्टिकल 32 है क्या आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत क्या है भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर कौन सी बात बताई गई है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें भैया आपका, आर्टिकल 32 में है। इसी के तहत भैया आर्टिकल 32 के तहत ही आपका जो भैया सुप्रीम कोर्ट है वो क्या जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है भैया, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन भैया, सुप्रीम कोर्ट। आपका सुप्रीम कोर्ट क्या करता है भैया, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत, जिसको भैया भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा का है। कौन कौन सी रिट जारी करता है ये भी जान लीजिए। एक आपका क्या है भैया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा भैया, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या भैया, पहली रिट है। दूसरी रिट कौन सी भैया, परमादेश। दूसरी रिट कौन है भैया, परमादेश। और क्या है, प्रतिषेध। और कौन सी भैया, प्रतिषेध। और कौन सी रिट है आपकी भैया, प्रतिषेध। और 2 रिट है भैया। और बताएंगे क्या क्या है, उत्प्रेषण। क्या है आपका भैया, उत्प्रेषण। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है, उत्प्रेषण। और भैया लास्ट वाला कौन सा है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा कौन सा भैया, अधिकार परीक्षा। इसको भी अगर कहें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा को क्या कहते हैं, क्यू वारंटो। देखिए भैया ये आपका हैबियस कार्पस। इसको भैया अंग्रेजी में अगर आपसे कहे क्या बोलते हैं, हैबियस कार्पस। इसको भैया बोलते हैं मैंडमस। इसको भैया क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन। इसको क्या बोलते हैं, सर्टिओररी। इसको क्या बोलते हैं भैया, क्यू वारंटो। ठीक है,
एक बार ध्यान थोड़ा सुन लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं भैया? हैबियस कॉर्पस, इसका नाम क्या है? हैबियस कॉर्पस। और भैया जो आपका परमादेश है इसे क्या कहते हैं? मैंडमस। और जो प्रतिषेध है भैया इसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। और जो आपका भैया उत्प्रेषण इसको क्या बोलते हैं? सर्टिओरिरी। क्या बोलते हैं? सर्टिओरिरी। और भैया जो आपका अधिकार परीक्षा है इसको क्या करते हैं? तो क्यू वारंटो कहते हैं। ठीक है, क्यू वारंटो कहते हैं। तो भैया भीम अम्बेडकर के बारे में इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आया? स्वरूप में आने का तात्पर्य क्या है भैया? कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई। ठीक है, कौन सा राज्य भैया आपका? तो छत्तीसगढ़। देखिए एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। एक छाता क्या भैया? देखिए ट्रिक लिखिएगा। एक छाता 9 उस्तरा। क्या भैया? देखिए एक छाता और क्या भैया? 9 उस्तरा। क्या भैया? एक छाता 9 उस्तरा। ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा इसको ऐसे लिखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए भैया क्या है ट्रिक? क्या भी आपकी? एक छाता 9 उस्तरा। क्या भी आपका? उस्तरा। क्या है? 9 उस्तरा। ठीक है, एक छाता 9 उस्तरा और क्या भैया? 15 झाड़ू। क्या है? तो 15 झाड़ू। ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए एक छाता 9 उस्तरा 15 झाड़ू सब कितने में? 2000 रुपये में। ये भैया जितना सामान लिखा है कितने में मिल रहा है आपको? 2000 रुपये में मिल रहा है। देखिए इसका तात्पर्य क्या है भैया? जो आपका एक छाता है मतलब इसका मतलब क्या है? 1 नवंबर। इसका मतलब क्या है भैया आपका? 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 भैया किसका गठन? छत्तीसगढ़ का। किसका गठन हुआ? तो आपका भैया छत्तीसगढ़ का। किससे अलग होकर हुआ है? छत्तीसगढ़ का गठन भैया किससे अलग होकर हुआ है? तो मध्य प्रदेश से। किससे अलग होकर हुआ है? मध्य प्रदेश के। और देखिए भैया उत्तराखंड क्या है भैया? 9 नवंबर। 9 उस्तरा मतलब क्या है? 9 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर सन 2000 में भैया किसका गठन होता है? तो उत्तराखंड का। इसका नाम पहले क्या होता है? उत्तरांचल होता है। क्या भैया? उत्तरांचल होता है, लेकिन आप लिखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन कब हुआ अगर आपसे पूछे तो 9 नवंबर सन 2000। किससे अलग हुआ भैया? उत्तर प्रदेश से। किससे अलग होकर बना है? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। जो भैया आपका यहाँ पे 15 झाड़ू लिखा है इसका मतलब क्या है भैया? 15 नवंबर सन 2000। 15 नवंबर सन 2000 को किसका गठन होता है? बताएंगे भैया झारखंड। किसका गठन होता है? तो झारखंड का गठन होता है। कब होता है? 15 नवंबर सन 2000 को। किससे अलग होके होता है? तो भैया बताएंगे किससे अलग होके होता है? इसका भैया बिहार से अलग होके होता है। किससे अलग होके होता है? तो बिहार से अलग होके होता है। किससे भैया? बिहार से। ये आप ध्यान रखेंगे। बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ है? झारखंड। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। और भैया मध्य प्रदेश से कौन सा अलग हुआ है आपका? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन कब होता है? 1 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड का 9 नवंबर सन 2000। 15 नवंबर सन 2000। अभी हाल ही में भैया तेलंगाना का गठन कब किया गया? जब कभी तेलंगाना है इसका भैया गठन कब किया गया था? 2 जून 2014। कब गठन किया गया? तो 2 जून 2014 को। किसका गठन किया गया भैया? आपका तेलंगाना का। किसका गठन किया गया है? आपका तेलंगाना का गठन किया गया। कौन सा राज्य है आपका? तेलंगाना। किससे अलग होकर किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से। किससे भैया? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। इससे अलग होकर किसका गठन किया गया? तेलंगाना को। कब किया गया है? 2 जून 2014 को। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर सन 2000। क्या हो जाएगा? 1 नवंबर सन 2000। 9 नवंबर सन 2000 बता दिए। किसका भैया? उत्तराखंड का। किसका गठन हुआ? तो उत्तराखंड का। ये आप लिख लेंगे। और भैया क्या है? और भैया अभी हाल ही में किसका 2 यूटी बनाए गए? कौन कौन से? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख और कौन सा? जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब बनाए गए? 31 अक्टूबर 2019। ये आप ध्यान रखेंगे भैया, लेटेस्ट है। 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को भी ये क्या बनाए गए? लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया? यूटी राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? तो यूटी राज्य बनाया गया। और भैया 26 जनवरी 2020 जगह है, यहाँ लिख लीजिए। क्या भैया? 26 जनवरी 2020 को। और भैया किसे बनाया गया? जो भैया आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव। क्या है? दादर नागर हवेली। क्या था भैया? आपका जो दादर नागर हवेली था, दादर नागर हवेली। और भैया किसको? दमन दीव। और कौन था? दमन दीव। इसको क्या किया गया? एक कर दिया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 2020। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं भैया। हो गया? चलिए, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। इसमें क्वेश्चन पूछा भैया, जो आपकी आपातकाल की घोषणा होती है इसको भैया स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने समय के पहले रखा जाता है? देखिए आवश्यक होता है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर भैया और 1 वर्ष के अंदर। तो करेक्ट आंसर बताएंगे भैया क्या हो जाएगा? 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर क्या रखा जाना भैया? संसद के समक्ष क्या रखी जाती है? आपातकाल की स्वीकृति रखी जाती है। बताएंगे भैया हमको आपातकाल कौन भैया कौन कौन सा आर्टिकल है? आपातकाल में 3 आर्टिकल है भैया। कौन कौन सा है? 352
और क्या है 356, और कौन सा 356, और भैया क्या है 360, क्या भैया 360, 356 और 352। ये भैया क्या है आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल है। इसमें भैया क्या है आपका आपातकाल, क्या है आपातकाल। आपातकाल किसमें है 352 में है, 352 में है। और भैया 356 में क्या है राष्ट्रपति शासन। इसमें क्या है राष्ट्रपति शासन, क्या भैया राष्ट्रपति शासन, क्या है तो राष्ट्रपति शासन। इसमें क्या है भैया आपका वित्तीय आपातकाल है। इसमें कौन सा आपातकाल है आपका वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है भैया अभी तक सर्वाधिक उल्लंघन कौन से आर्टिकल का हुआ है भैया। सर्वाधिक बार उल्लंघन किसका हुआ है तो राष्ट्रपति शासन का हुआ है। कितना भैया राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक बार उल्लंघन हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसको आप याद रखेंगे। भैया आपका राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है तो आर्टिकल कौन सा भैया 356। तो भैया राष्ट्रीय जो भी आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति होती है उसको भैया संसद के समक्ष कब रखा जाना आवश्यक होता है तो 1 माह के अंदर। कितने माह के अंदर भैया 1 माह के अंदर रखा जाना उसका क्या होता है आवश्यक होता है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। हो गया, चलिए शिक्षा का अधिकार क्या है भैया आपका शिक्षा का अधिकार, इसको क्या बोलते हैं RTI, क्या बोलते हैं RTI, सॉरी RTI नहीं, वही इंफॉर्मेशन सूचना वाला हो जाएगा। ठीक है, RTI क्या है भैया शिक्षा का अधिकार। अधिनियम वर्ष भारत की भैया संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसका मतलब क्या है भैया जो आपका शिक्षा का अधिकार है इसको कब अपनाया गया। ठीक है, कौन सा अधिकार है आपका तो शिक्षा का अधिकार। इसे क्या कहते हैं RTI, इसे क्या बोलते हैं भैया राइट टू एजुकेशन। क्या कहते हैं तो राइट टू एजुकेशन, क्या कहते हैं इसको राइट टू एजुकेशन। इसको भैया कब लागू किया गया तो भैया क्या है ऑप्शन आपका 1972, 1986, 2008 भैया 2009। तो भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2009। कब हो जाएगा भैया 2009। भारत की संसद द्वारा भैया कब अपनाया गया, कब अपनाया गया तो 2009 में। किसको भैया शिक्षा का अधिकार। देखिए बताएंगे भैया शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य कब बना, कौन से संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा के अधिकार को भैया आर्टिकल 21 कौन से आर्टिकल में रखा गया है बताएंगे। आर्टिकल क्या भैया आर्टिकल 21A या फिर 21 क्या बता सकते हैं आप, या फिर 21A। इसमें भैया क्या है आपका शिक्षा का अधिकार है। क्या इसमें शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। इसको भैया मौलिक अधिकार कब बनाया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था तो भैया कौन सा था आपका 86वां संविधान संशोधन। कौन सा था 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था 2002 में। कब हुआ था भैया 2002 में। इसके तहत क्या बनाया गया जो भैया आपका शिक्षा का अधिकार है इसको क्या बनाया गया मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके तहत क्या बनाया गया इसको तो मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। ये भी ध्यान रखेंगे क्या बनाया गया भैया इसको तो मौलिक अधिकार बनाया गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा भैया 1972। इसमें भैया कौन सा अधिनियम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा था तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम। ठीक है, देखिए भैया जब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया तो बताएंगे इसके द्वारा इस अधिनियम के तहत किसको भैया संरक्षण प्रदान किया गया। इसके तहत कौन से जीव को संरक्षण प्रदान किया गया तो भैया कौन से जीव को गिलहरी को। किसे दिया गया गिलहरी, किसे भैया गिलहरी को क्या किया गया इस एक्ट के तहत क्या किया गया संरक्षण प्रदान किया गया। देखिए और कौन सा एक्ट है भैया 1986। इसको क्या कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये कौन सा भैया अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब का 1986 का पर्यावरण संरक्षण एक्ट लिख दे रहे हैं। एक्ट मतलब क्या है अधिनियम। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और भैया करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 2009। क्या हो जाएगा तो 2009 में क्या किया गया तो शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए भैया अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको इसमें सॉल्व करना है कर लीजिए। हो गया, चलिए भारत का भैया क्या है इसमें भारत का राष्ट्रीय आय, सॉरी भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है जो भैया भारत की राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे क्या भैया आपका योजना आयोग है, वित्त आयोग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमको बताएंगे कि भैया जो आपका भारत की राष्ट्रीय आय है क्या है भैया नेशनल इनकम है, इसी गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा भैया केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। पहले भी ऐसी गणना किसके द्वारा होती थी NSSO। क्या था NSSO। क्या इसका फुल फॉर्म क्या है तो नेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भैया नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे क्या होता है भैया इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके स्थान भैया कौन कर रहा है इस समय भैया पहले ये करता था, इसमें कौन कर रहा है आपका तो CSO कर रहा है। इसका नाम क्या होता है भैया CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है भैया आपका सेंट्रल
स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन भैया क्या करता है? इस समय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। बताएंगे भैया सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? बताएंगे भैया भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पे भैया क्वेश्चन पूछता है आपसे, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। क्या कौन है भैया? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। देखिए भैया इनके बारे में 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे। इनको क्या कहते हैं? वयोवृद्ध पुरुष। अगर आपसे पूछे भैया वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। और भैया इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी? द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ऐसे पूरी इनकी पुस्तक का नाम है। अगर आप पूरा लिखना तो पूरा लिख लीजिए, द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ऐसी पुस्तक इनकी भैया पूरा आप लिख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख बता दीजिएगा हमको भैया इनकी पूरी पुस्तक का नाम क्या है। इनकी पूरी पुस्तक का नाम क्या है? किसकी भैया? दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम क्या है? द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या है? द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम आपको ऐसे बोल दे रहे हैं। ठीक है, द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और क्या है भैया इनके बारे में विशेष बात क्या है? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की है? तो दादा भाई नौरोजी ने की है। पहले भैया इसका करता था NSSO, क्या था? नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भैया गणना करता था। लेकिन वर्तमान में कौन कर रहा है आपका? तो CSO कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने बताया आपको आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना कब होती है भैया? 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना होती है? आरबीआई की स्थापना होती है। बताएंगे आरबीआई का अधिनियम कौन सा है भैया? आरबीआई का अधिनियम कौन सा है? आरबीआई का एक्ट कब है भैया? 1934 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। बताएंगे भैया जो आपका आरबीआई है कौन सी समिति के सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है? अगर आपसे पूछे भैया आरबीआई की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पे होती है, तो भैया याद रखेंगे यंग हिल्टन आयोग। क्या है? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग, इसी का अन्य नाम क्या है? शाही आयोग। इसी का अन्य नाम क्या है? शाही आयोग। और भैया इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रॉयल कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल कमीशन बोलते हैं इसको भैया। किसको? यंग हिल्टन आयोग को ही कहते हैं। ठीक है, और क्या है भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे भैया? ओसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर। अगर आपसे पूछता है इसके पहले गवर्नर कौन थे, लिखिए यहाँ पे। अगर आपसे पूछता है इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, क्या पूछता है भैया? अगर आपसे कहे इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो क्या बताएंगे आप? ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ बता देंगे। क्या है? इस ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, अगर आपसे पहला भारतीय लगा के पूछे, अगर कहे भैया फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, तो क्या बताएंगे? CD देशमुख। कौन थे भैया? CD देशमुख क्या थे? इसके भैया प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में भैया वर्तमान में कौन है? बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर कौन है? और भैया कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। ये भी आप ध्यान रखेंगे भैया। 25वें नंबर के गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास। पहले भैया भारतीय कौन है? तो CD देशमुख। ठीक है, चलिए देखिए भैया जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितने प्रतिशत हुआ? क्वेश्चन पढ़ लीजिए भैया और इसका आंसर हमको बता दीजिए। भैया आपका जुलाई 1991 में है मुद्रा का अवमूल्यन। क्या है भैया? मुद्रा का अवमूल्यन मतलब क्या है? मुद्रा का मान कम होना। कितने प्रतिशत मुद्रा का अवमूल्यन क्या हुआ? कितने प्रतिशत भैया किया गया था? 18%। क्या है? 18%, 20%, 22% और क्या है? 25%। तो भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। कब किया गया था? 1991 में। जुलाई 1991 में मुद्रा का जो अवमूल्यन किया गया था भैया वो 20% किया गया था। देखिए जो मुद्रा का अवमूल्यन, जो भारत में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है भैया, भारत में मुद्रा अवमूल्यन जो भैया भारत में मुद्रा अवमूल्यन हुआ है कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है भैया? 3 बार हुआ है। तब कब हुआ है? पहली बार कब हुआ? 1949 में। पहली बार कब हुआ भैया? 1949 में हुआ। उसके बाद बताएंगे कब हुआ? 1949 के बाद कब हुआ? 1966 में हुआ है।
1949 में हुआ है, 1966 में हुआ है, उसके बाद कब हुआ है 1991 में हुआ है। कब हुआ है तो 1991 में हो। इसमें भैया कितने चरणों में हुआ है 2 चरण में हुआ है। कितने चरण में हुआ है 2 चरण में हुआ है। ठीक है, 1991 में जो भैया मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है वो 2 चरण में हुआ है। बाकी भैया पहली बार कब किया गया तो 1949 में किया गया, पहली बार 1949 में, दूसरी बार कब किया गया 1966 में किया गया। ठीक है, तो भारत में कितनी बार हुआ है तो 3 बार क्या हुआ है मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। और जो भैया 1991 में अवमूल्यन किया गया था कितना % किया गया था तो 20% किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए भैया ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है। इसको क्या बोलते हैं भैया NSC। क्या कहते हैं इसको NSC बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भैया क्या है सेबी का एक पार्ट है भैया। देखिए सेबी की क्या भैया 2 शाखाएं हैं, उसमें से क्या है आपका NSC, ये क्या है भैया आपका NSE। इसको क्या बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बताएंगे भैया इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना कब होती है तो 1992 में। इसकी स्थापना कब होती है भैया 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय पूछा है तो मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया मुंबई में। तो भैया आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। मुंबई में क्या है NSC का हेडक्वार्टर है। देखिए जबकि भैया सेबी है, जो भैया सेबी है उसकी एक संस्था क्या है आपका NSC, इसी की एक संस्था क्या है NSC, और भैया दूसरी संस्था क्या है आपका BSC। इसको क्या बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। क्या होता है भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। किसका भैया सेबी की स्थापना बताएंगे भैया। सेबी की स्थापना कब होती है, सेबी की स्थापना होती है भैया कब 1988 में। बताएंगे प्यारे साथी कब होता है तो 1988 में। और कौन सा अधिनियम बता देंगे सेबी का कौन सा अधिनियम है, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका अधिनियम कौन सा है। इसका अधिनियम क्या है भैया 1992 का अधिनियम है। सेबी का अधिनियम कब का है 1992 का है। और स्थापना कब होती है तो 1928 में होती है। देखिए इसकी जो भैया दूसरी शाखा है क्या नाम इसका BSC। ये क्या है भैया एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपसे पूछे भैया एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है तो क्या है BSC। इसके बारे में विशेष बात लिखेंगे, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का क्या है भैया सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है BSC। क्या है तो BSC। देखिए इसकी स्थापना कब होती है तो 1875 में। BSC की स्थापना अगर आपसे पूछे कब होती है 1875 में। और बताएंगे भैया BSC का हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पे है दलाल स्ट्रीट। कौन सा है दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट। ये कहाँ पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र। दलाल स्ट्रीट कौन सी जगह पड़ता है तो मुंबई में ही पड़ता है। कौन सी जगह पड़ता है मुंबई। मुंबई भी आपका कहाँ है महाराष्ट्र में। कौन सी जगह पे महाराष्ट्र में। देखिए BSC के अंतर्गत पूछे भैया अगर कितनी कंपनियां आती है तो भैया BSC के अंतर्गत आपकी भैया कितनी कंपनी आती है तो 30 कंपनी आती है। कितनी कंपनी आती है 30 कंपनी आती है। ठीक है 30 कंपनी। और भैया इसमें जो आपका NSC है इसमें कितनी कंपनी आती है 50। कितनी कंपनी आती है 50। देखिए इसका जो भैया सूचकांक होता है इसको बोलते हैं निफ्टी। इसका जो सूचकांक होता है इसको क्या कहते हैं निफ्टी कहते हैं। और भैया जो इसका सूचकांक होता है इसको क्या बोलते हैं सेंसेक्स। क्या बोलते हैं तो सेंसेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं सेंसेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं सेंसेक्स कहते हैं। जो आपका BSC का सूचकांक होता है इसको क्या कहते हैं सेंसेक्स कहते हैं। टॉप 30 कंपनियां BSC में आती हैं। और भैया जो आपका निफ्टी होता है ये NSE का है। भैया इसका सूचकांक क्या होता है निफ्टी होता है। इसमें कितनी कंपनियां हैं तो टॉप 50 कंपनियां। कितनी 50 कंपनियां हैं। ठीक है ये आप ध्यान रखिए। देखिए सेबी के बारे में बात याद रखिए। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, सेबी की क्या है भैया पहली महिला अध्यक्ष बताएंगे। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला क्या है भैया सेबी की पहली महिला अध्यक्ष क्या नाम है माधवीपुरी बुच। क्या नाम है भैया माधवीपुरी बुच। ये आप ध्यान रखेंगे माधवीपुरी बुच। काफ़ी चर्चा में थी भैया ये माधवीपुरी बुच। क्या नाम था माधवीपुरी बुच। क्या है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष क्या है माधवीपुरी बुच। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसमें। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं भैया। देखिए क्या है मिर्जापुर प्रसिद्ध है। जो आपका भैया मिर्जापुर जिला है पूछा जाता है भैया मिर्जापुर जिला। देखिए मिर्जापुर जिले की स्थिति देख लीजिए। मिर्जापुर जिला आपका है कहाँ। जैसे देखिए आपका ये उत्तर प्रदेश है सपोज। जब कभी यह उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको विधिवत रूप से बताया जाएगा कौन से जिले कहाँ पे हैं। ठीक है ये वाला देख रहे हैं इलाका ये क्या है आपका ललितपुर। देखिए मिर्जापुर यहीं पे है।
ये आपका क्या भैया, यहाँ पे आपका क्या है भदोही, यहाँ पे आपका क्या है भैया मिर्जापुर, थोड़ा सा ऊपर, और भैया ये वाला जो इलाका है नीचे का क्या है, यही आपका सोनभद्र है। ये क्या है भैया आपका सोनभद्र, ये आपका भैया क्या है सोनभद्र, और भैया ये आपका क्या है मिर्जापुर, क्या है तो मिर्जापुर, मिर्जापुर, और ये क्या है आपका भदोही, ये क्या है भैया भदोही। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल। तो भैया मिर्जापुर खुद ही एक मंडल है, मिर्जापुर क्या भैया खुद ही एक मंडल है। इसमें कितने जिले हैं आपसे पूछा जा सकता है, मिर्जापुर मंडल में कितने जिले हैं, तो 3 जिले हैं। कौन कौन से भैया, भदोही और सोनभद्र, क्या है भदोही और सोनभद्र। कौन से भैया मंडल में है, तो मिर्जापुर मंडल में। वही आपसे पूछा भैया मिर्जापुर क्या भैया किसके लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पंवारा के लिए, मतलब ये पंवारा एक चीज होता है उसमें भी, और क्या है नकटा के लिए, किसके लिए नकटा के लिए, ये भैया डांस है एक। और भैया देखिए मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कजरी के लिए। आपका आंसर सही हो, किसके लिए आंसर हो जाएगा, किसके लिए, तो कजरी के लिए। ठीक है, देखिए चरकुला नृत्य क्या होता है, इसमें क्या होता है भैया 108 दीप, कितना भैया 108 दीप, जलते हुए दिए जो होते हैं, 108 दीप को भैया मटका रहता है सर पे रख लेते हैं, और 108 दियों को भैया सर पे सजा के क्या करते हैं, उसमें गोल गोल नृत्य करते हैं। किसमें भैया, चरकुला नृत्य में भी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए भैया इसमें क्या है, ऊपर कौन सा, देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, आपका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, या फिर सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। देखिए सोनभद्र क्या भैया सबसे दक्षिणी जिला है, इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। सबसे दक्षिणी जिला अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, सोनभद्र। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है भैया, आपका सोनभद्र। ये आपका कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कहे भैया सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, ये आपका कौन सा जिला है भैया, बलिया। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से बाहर निकलती हैं, तो बलिया से। ये भैया क्या है आपका सबसे पूर्वी जिला, ये क्या है आपका सबसे पूर्वी जिला। अगर आपसे पूछे भैया सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो क्या बताएंगे, बलिया। क्या बताएंगे आप भैया, बलिया बता देंगे। ये क्या है आपका सहारनपुर, ये क्या है तो सहारनपुर, सहारनपुर। ये क्या भैया सबसे उत्तरी जिला। अगर आपसे कहे भैया सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला बताएंगे तो सहारनपुर, क्या है सहारनपुर। यहीं पे आपका पड़ता है कौन सा भैया, शामली। यहीं पे एक जिला आपका पड़ता है, क्या कौन सा जिला पड़ता है, शामली। ये क्या है भैया आपका सबसे पश्चिमी जिला। अगर आपसे पूछे भैया सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो क्या बताएंगे, शामली। क्या है भैया, शामली। देखिए जो भैया सहारनपुर है वो क्या है आपका, जो आपका सहारनपुर है वो आपका क्या है, मंडल है। देखिए ये क्या है आपका जो सहारनपुर है भैया एक मंडल है, इसमें 3 जिले आते हैं। देखिए सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, यहीं पे एक जिला और कौन सा, मुजफ्फरनगर। क्या आता है भैया, मुजफ्फरनगर। क्या आता है तो मुजफ्फरनगर। देखिए जो सहारनपुर है भैया वो किस में आता है, सहारनपुर एक भैया क्या है आपका मंडल है। सहारनपुर क्या है, मंडल। उसमें 3 जिले कौन कौन से, एक भैया सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। और भैया सोनभद्र भैया कौन से मंडल में आता है, तो मिर्जापुर मंडल में आता है। और जो बलिया है, बलिया कौन से मंडल में आता है, देखिए तो भैया यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है आजमगढ़ है, यहाँ पे क्या है मऊ, ये भी आजमगढ़ है, ये क्या है मऊ, ये क्या है बलिया। तो भैया जो यहाँ पे आजमगढ़ है, आजमगढ़ क्या है, जब भैया आपका आजमगढ़ है, आजमगढ़ क्या है मंडल है, आजमगढ़ क्या भैया एक मंडल है। तो भैया आजमगढ़ मंडल में कितने जिले हैं, 3 जिले। आजमगढ़ हो गया, ये कौन सा जिला हो गया आपका मऊ, आजमगढ़ मऊ बलिया, आजमगढ़ मऊ और क्या हो गया भैया बलिया हो गया। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। देखिए आपको उत्तर प्रदेश इस तरह से क्वेश्चन बताया जाएगा जब जब उत्तर प्रदेश मिलेगा। थोड़ा आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, बाद में आपको उत्तर प्रदेश का एक एक जिला बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, और पूरा 75 जिले आपको याद करवा दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा भैया निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा एक गलत है। देखिए आल्हा, ये भैया कौन से इलाके में प्रचलित है, आल्हा। क्या भैया आल्हा बुंदेलखंड, ये भी क्या आपका सही है, सॉरी मतलब एकदम सही है। आपको जो भैया उसमें गलत रहेगा वो टिक लगाना है ना, तो ये क्या एकदम सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलता है, ये भी सही है। कजरी रुहेलखंड में चलता है, नहीं। कजरी भैया आपने बताया कौन से भैया, मिर्जापुर में। कजरी कहाँ पे, मिर्जापुर। कौन से जिले में भैया, मिर्जापुर में। कजरी कहाँ पे, मिर्जापुर में। तो ये आपका क्या भैया गलत है, तो यही मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। चैता कहाँ पे, अवध और भोजपुरी क्षेत्र में। कौन सी जगह पे, अवध और भोजपुरी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए ये रहा आपको भैया अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने हैं भैया, इसमें पूछ रहा है भैया उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने हैं। कैसे भैया पंजीकृत कारखाने, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, कानपुर और मेरठ। तो भैया कौन सा आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अब देखिए गौतम बुद्ध नगर है कहाँ, देख लीजिए थोड़ा सा मैप में। देखिए मैप बनाना तो आप लोग सीख लीजिए, मैप बनाना भी आप लोग सीख लीजिए उत्तर प्रदेश का। मैप से पढ़ेंगे तो आपको भैया ज़्यादा
दिन तक याद रहेगा, भूलने वाला नहीं है। देखिए ये आपका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे अभी हमने पीछे वाली क्लास में बताया, ये क्या है आपका सहारनपुर हो गया। थोड़ा सा यहाँ से ऐसे देखिए भैया, इसको यहाँ से ले लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये आपका क्या हो गया भैया, सहारनपुर हो गया, ये शामली हो गया, ये आपका क्या हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। ठीक है, उसके नीचे आएंगे भैया जो आपका ये वाला इलाका है, यहीं पे क्या भैया, मेरठ। जो आप मेरठ लिखा भैया, मेरठ क्या एक मंडल है, यहीं पे क्या भैया, मेरठ। ये क्या है आपका भैया, मेरठ एक मंडल है। मेरठ के नीचे आएंगे भैया आपको पड़ेगा हापुड़, मेरठ के नीचे आएंगे आपको पड़ेगा हापुड़। उसके नीचे आएंगे भैया बुलंदशहर पड़ेगा, यहाँ पे आपका पड़ेगा बागपत, यहाँ पे पड़ेगा गाजियाबाद, और यहाँ पे पड़ेगा आपका गौतम बुद्ध नगर। यही क्या भैया आपका गौतम बुद्ध नगर है। यही कहाँ है आपका भैया, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। कहीं गौतम बुद्ध नगर भैया कौन से मंडल में पड़ता है, तो भैया कौन सा मंडल है, मेरठ है। कौन सा मंडल है आपका, मेरठ मंडल है। मेरठ मंडल में कितने जिले, 6 जिले। मेरठ मंडल में भैया कितने जिले, तो 6 जिले। मेरठ मंडल में कितने जिले भैया, 6 जिले। उसमें कौन कौन सा आपका है, ये देखिए गौतम बुद्ध नगर है, ये आपका क्या है भैया, गाजियाबाद है। ये आपका क्या है, गाजियाबाद है। ये कौन सा जिला है, बागपत। ये कौन सा जिला भैया, बागपत। देखिए ये आपका मेरठ है, ये कौन सा है, हापुड़। ये कौन सा भैया, हापुड़। ये कौन सा जिला है, ये हापुड़ हो गया। ये कौन सा जिला है बताएंगे भैया, कौन सा है, बुलंदशहर। थोड़ा यहाँ लिख लीजिए, क्या है आपका, बुलंदशहर। क्या है भैया, बुलंदशहर। तो भैया मेरठ क्या है, मंडल है। ये क्या भैया आपका मेरठ मंडल है, इसमें कितने जिले, 6 जिले। तो गौतम बुद्ध नगर भैया कौन से मंडल का हिस्सा है, तो मेरठ मंडल का हिस्सा है। ठीक है, आपको देखिए 18 मंडल याद करा दिया जाएगा। 18 मंडल कितने, 75 जिले। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसको भी आप फिंगर टिप्स पे होंगी। ये बातें जो हम बता रहे हैं, यकीन रखिए, भरोसा रखिए भैया, सभी 18 मंडल 75 राज्य आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। ठीक है, साथ बने रहिए, कंटिन्यू लगातार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भैया, हाल ही में किस राज्य में स्थित बारदोलाई हवाई अड्डे का संचालन ग्रुप अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। देखिए भैया, जो आपका बारदोलाई हवाई अड्डा है, क्या है भैया, बारदोलाई हवाई अड्डा है, उसका संचालन अडानी ग्रुप को किसको भैया, अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। वो भैया कौन से राज्य में है, असम में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, इनमें से कोई नहीं है। तो भैया करेक्ट आंसर क्या है, असम में है। देखिए इसका हवाई अड्डे का पूरा नाम क्या है भैया, असम के आधुनिक संस्थापक हैं भैया, क्या नाम है, असम के आधुनिक संस्थापक हैं, उन्हीं के नाम पे बनाया गया है। क्या भैया, आधुनिक संस्थापक, उनका नाम क्या था, गोपीनाथ बारदोलाई। क्या नाम है इनका भैया, गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोलाई, क्या नाम भैया इनका, तो गोपीनाथ बारदोलाई। इन्हीं के नाम पे क्या बनाया गया है, एयरपोर्ट बनाया गया है। इन्हीं के नाम पे क्या बनाया गया भैया, एयरपोर्ट बनाया है। कौन सी जगह पे है, असम में। असम में भैया कौन सी जगह पे, गुवाहाटी में है। गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी में, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है भैया, आपका असम में पड़ता है। अब भैया गुवाहाटी आ गया, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए भैया, असम का हाई कोर्ट अगर कहे कहाँ पे है, अगर आपसे पूछ ले भैया असम का हाई कोर्ट कौन सी जगह पे है, असम का हाई कोर्ट कहाँ पे है, गुवाहाटी में है। भारत का सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र वाला हाई कोर्ट कौन सा है, असम का हाई कोर्ट है। गुवाहाटी जो भैया हाई कोर्ट है, यही क्या है, भारत का सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र वाला, भारत का सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र वाला हाई कोर्ट, सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र वाला हाई कोर्ट, सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र वाला हाई कोर्ट कौन सा भैया, गुवाहाटी है। कहाँ पड़ता है, असम में। भैया कितने राज्यों का है, एक तो भैया इसके पास असम का है, अगला भैया कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश का है, उसके बाद किसका है आपका, नागालैंड का है, और भैया किसका है, मिजोरम का है। ठीक है, 4 राज्यों का अधिकार क्षेत्र किसके पास है, तो गुवाहाटी के पास है। असम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, नागालैंड का है और मिजोरम का है। ठीक है, इतनी बातें भैया आप ध्यान रखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन के नंबर पे मत जाइए कि सर ने आप भैया कि संदीप भैया आपने 15 क्वेश्चन ही कराए। भैया हमने 15 क्वेश्चन कराए जरूर है, लेकिन एक क्वेश्चन से आपको 10 से 12 क्वेश्चन दिए हैं। एक भैया स्लाइड से हमने आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं। देखिए अगर हम आपसे कहें भैया हमने 15 क्वेश्चन आपको कराए जरूर है, लेकिन भैया एक स्लाइड से हमने आपको 8 से 12 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 8 से 12 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अगर आप भैया इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 15 8 120, अगर भैया हमने कम से कम 8 क्वेश्चन दिए, मतलब एक क्लास से आपको 120 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 120 क्वेश्चन दिया है। अगर भैया मान लीजिए किसी क्लास में 12 क्वेश्चन भी हमने दिया है किसी स्लाइड में, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी आपके भैया शुरुआती प्रैक्टिस सेट है भैया, धीरे धीरे आपको आपका लेवल भी बढ़ा जाएगा, आपका नंबर आप क्वेश्चन भी बढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। सभी प्यारे दोस्त एक बार भी बता देंगे कि हाँ भैया जो आप पढ़ाते हैं समझ में आता है। भैया जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा एकदम बेस्ट कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, राधे राधे।